महिलाओं में कमर दर्द ज़्यादा क्यों होता है? अगर हम कहें कि 100 पेशेंट मेरी ओपीडी में आया तो उसमें 60-70 पेशेंट फीमेल्स होती हैं। जो महिलाएं एक्टिव हैं उनमें दर्द कम है। एक फिट फिजिकली एक्टिव आदमी की लाइफ में 1.5 से 2 साल में एक बार अगर बैक पेन आ रहा है तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट इज रेस्ट रेस्ट रेस्ट। वेजिटेरियंस की हड्डियां कमज़ोर होती हैं क्या? रॉन्ग। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर हाथी वेजिटेरियन और दुनिया की सबसे बड़ी मछली वेल वेजिटेरियन। अगर आप रिच बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपको किसी भी तरह के एडिशनल सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे आते हैं डॉक्टर साहब उन्होंने बताया कि आप तो इंजेक्शन से ठीक कर देते हो। तो जुडिशियस यूज ऑफ इंजेक्शन इज एक्सीलेंट बट इट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी गिवन बाय डॉक्टर। एक नोशन ये भी है कि फिजिकल एक्टिविटी दर्द को बढ़ा देती है। रॉन्ग। बॉडी एडॉप्ट्स अकॉर्डिंग टू द नीड। हर महिला को मीनोपॉज के बाद नेसेसरी तौर पे एक्टिव रहना पड़ेगा, कैल्शियम रिच डाइट लेनी पड़ेगी, विटामिन डी लेना पड़ेगा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जिंदगी का हिस्सा होते हैं, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो लोग मान कर चलते हैं कि उम्र के साथ आएंगे ही आएंगे। हर दर्द का इलाज मुमकिन है, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें लोग साथ लेकर जीना चाहते हैं। लेकिन शारीरिक दर्द, जो खास तौर पर हड्डियों से जुड़े हुए दर्द हैं, वो उनमें नहीं आते। वो दिल के दर्द होते हैं जिन्हें लोग साथ में लेकर जीना चाहते हैं और कुछ लोगों को वो प्यारे भी होते हैं। पर आज हम बात करेंगे कमर दर्द की। खास तौर पर महिलाएं कमर दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो क्या दर्द का इलाज सिर्फ दवाओं से होता है, क्या फिजियोथेरेपी से होता है, या कई मामलों में सर्जरी, इंजेक्शंस, इन तक की नौबत आ सकती है? किस हालात में आपको क्या करना चाहिए, कमर दर्द से बच कैसे सकते हैं, और क्यों महिलाओं को ज़्यादा कमर दर्द होता है? हमारे साथ डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा हैं। उनसे आज हम इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और आपके दर्द को कुछ राहत पहुँचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। महिलाओं में कमर दर्द ज़्यादा क्यों होता है? उसके 2-3 रीज़न हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि महिलाएं घर के बाहर कम निकलती हैं। आजकल तो बहुत निकलती हैं। अब वो बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ वुमेन है जो बहुत एक्टिव और बाहर लाइफ जीती हैं। क्योंकि ग्रॉस सवाल था तो आंसर ग्रॉसली पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा। कंपैरेटिवली हाउसवाइफ्स हैं। जो भी लोग वर्किंग हैं उनमें रिलेटिवली बैक पेन कम होता, बशर्ते कि उनका पोस्चर वगैरह ठीक हो। अच्छा। अगर हम ये कहें कि घर में रहने वाली महिलाएं और बाहर एक्टिव महिलाएं, एक्टिव फिजिकल एक्टिव महिलाएं में किस में दर्द ज़्यादा है, तो जो महिलाएं एक्टिव हैं उनमें दर्द कम है एज कम्पेयर टू नॉन एक्टिव महिलाओं में। तो एक्टिविटी एक सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा, रिलेटिव टर्म्स में कहें तो फीमेल्स में ओबेसिटी, फैटी और कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनका जो वेट ज़्यादा होता है, तो एक ये रीज़न होता है। तीसरा एक सोशल रीज़न ये है कि घर की महिलाएं सोचती हैं मैं तो सबसे लास्ट में आती हूँ और वो अपने छोटे मोटे दर्द को इग्नोर करती हैं। इस चक्कर में वो बड़े दर्द के साथ परेशान होती हैं। तो ग्रॉसली यही रीज़न है। अदरवाइज मेल एंड फीमेल में कोई ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं है। अगर सेम हाइट और सेम वेट में हम देखते हैं कि किस में बैक पेन ज़्यादा है, तो सेम हाइट सेम वेट में यूजुअली इंसिडेंट बहुत ही स्लाइटली फीमेल्स में जाता है ज़्यादा। रीज़न बीइंग कि उनमें हार्मोन के प्रॉब्लम्स होते हैं, मंथली साइकिल की वजह से या मेनोपॉज की वजह से। ओके, वो तो ओकेजनल कमर दर्द हुआ जो मंथली साइकिल के अराउंड आएगा। पोस्ट मेनोपॉजल तक चला गया होना, फिर वो अच्छा, उसके बाद फिर कमर दर्द बढ़ जाता है। बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंज के बाद, पोस्ट मेनोपॉज के बाद। एक चूँकि पोस्ट मेनोपॉज की बात आई है तो सबको ये जानना ज़रूरी है कि मेनोपॉज होता क्या है। मेनोपॉज का मतलब एक नॉर्मल लेमैन या कोई भी महिला ये समझती है कि जिस दिन उसका पीरियड बंद हुआ दैट इज मेनोपॉज, बट इट इज़ नॉट करेक्ट। अच्छा, मेनोपॉज जिस दिन वो ब्लीडिंग बंद हुई दैट इज पीक ऑफ द मेनोपॉज। वो शुरू उसके कम से कम 1.5-2-3 साल पहले से होता है। वो धीरे 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 शुरू होता है, एक लेवल पर जाता है और फिर धीरे 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 फॉल करता है। तो वो जो मेनोपॉज के सिम्टम्स होते हैं, हम बैक पेन से मेनोपॉज पे आ गए हैं, हम उस पर वापस जाएंगे।
तो जो मीनोपॉज के सिम्टम्स यूजुअली जो फीमेल 45 के अराउंड होती हैं और वेक से सिम्टम्स के साथ आती हैं, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, सारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, कुछ ऐसी कंप्लेन जो नॉट फिटिंग टू एनी पर्टिकुलर डायग्नोसिस, एकदम कोरिलेशन नहीं होता है, तो वो एक मेरे को फर्स्ट साइट देता है कि ये शायद मेनोपॉजल है। उसके लिए मैं यूजुअली ये सवाल पूछता हूँ कि आपकी मदर का मेनोपॉज कब हुआ, या आपकी कोई बड़ी सिस्टर है उसका मेनोपॉज तो नहीं हुआ। उससे मुझे अंदाजा लग जाता है कि उस जेनेटिक्स में मेनोपॉज है कि नहीं है। तो मेनोपॉज की उम्र भी इस बात पर निर्भर करेगी कि परिवार में क्या 100% आपकी मदर आपकी सिस्टर का मेनोपॉज का जो रिलेटिव एज होगा लगभग वही आपका होगा। और दो अलग अलग फैमिलीज में आज कुछ महिलाओं का मेनोपॉज मैंने देखा है 50 के ऊपर आता है, बट ये महिलाएं 30% के आसपास है। 70% महिलाओं का मेनोपॉज 50 के नीचे, मोस्ट प्रोबेबली 46 to 48, 49 पे 46 to 48 के बीच में होता है। तो ये जेनेटिक्स पे काफ़ी कुछ निर्भर करता है। तीसरी चीज़, तो ये जो वेग से सिम्टम होते हैं ना, इन वेग के सिम्टम के साथ कमर का भी दर्द होता है। और इसके जो कैरेक्टर्स जो मैं पूछता हूँ कि गर्मी गर्मी सी लग रही है, बेचैनी सी हो रही है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको, थकान सा तो नहीं लगता, क्योंकि वो काम जो करने में पहले मजा आती थी अब उसमें इरिटेशन तो नहीं होती है। ये सारे सिम्टम बड़े वेग से हैं, बट इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेजुअली डिप्लीटिंग लेवल ऑफ हॉर्मोन्स। एक्चुअली महिलाओं का जो मेनार्की होता है, यानी जब फर्स्ट टाइम पीरियड शुरू होता है, उस समय से ओवरी एक हार्मोन रिलीज करती है, सर्टेन हार्मोन्स रिलीज करती है जो फीमेल के लिए कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और वो बॉडी पूरी उस हार्मोन पे डिपेंडेंट होती है टिल 45, यानी जब से मेनोपॉज शुरू नहीं होता। फिर धीरे धीरे ओवरी का फंक्शन कम होता जाता है, वो एक दिन में बंद नहीं होता, इट्स अ स्लो सस्टेन प्रोसेस। यूजुअली ये 3 साल से 5 से 7 साल तक वेरी कर सकता है। तो उस दौरान अलग अलग तरह के दर्द हो रहे होते हैं। अलग अलग दर्द होते हैं। अगर कोई भी दर्शक ऐसा हो, कोई अब इस ग्रुप में आता हो जिसकी एज 45-50 के बीच में हो और वो 10 डॉक्टरों को दिखा चुका और वो नहीं ठीक हुआ, इसका ये मतलब है कि हो सकता है उसको मेनोपॉजल सिम्पटम हो। ओह अच्छा, जो अनएक्सप्लेन्ड है, बट हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहे हैं। हाँ, और उसके बहुत सिंपल से सप्लीमेंट होते हैं, और ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही मैं ये कहता हूँ कि आप, मतलब ये फीमेल को फील नहीं होता खुद, दो सराउंडिंग में जो रहते हैं, हस्बैंड, बच्चे, फैमिली, उनको ज़्यादा चेंज फील होता है, क्योंकि मैं खुद ही हूँ थोड़ा बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस कि मेरे को बिहेवियर में मेरे चेंज आ रहा है, पर मुझे ये नहीं पता चला क्योंकि बहुत ही माइल्ड सा होता है, बट सामने वाले को ज़्यादा समझ में आता है। तो मैं कहता हूँ दवा आप खाएंगे, फायदा आपके हस्बैंड को होगा। चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा, दर्द कम होंगे। मेनोपॉज की बात चली है तो कमर दर्द पर फिर लौटेंगे। मेनोपॉज के दौरान क्या है, ये भी एक अवधारणा है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और मेनोपॉज के बाद आपकी हड्डियां और ज्यादा वीक हो जाती हैं। जी हाँ, मेनोपॉज में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन की वजह से हड्डियों में कैल्शियम डिपोजिशन ठीक होता है, और वो फीमेल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और यही वजह है कि जब पोस्ट मीनोपॉजल फेज में, यानी जब मीनोपॉज शुरू होता है, तभी से धीरे धीरे ग्रेजुअली ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, जिसकी वजह से ग्रेजुअल कैल्शियम डिपोजिशन, बोन में एक कैपेसिटी होती है कि इतना आइडियली कैल्शियम होना चाहिए। कैल्शियम एक चीज़ होती है, उसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो बोन्स पे डिपॉजिट होते हैं, बट कैल्शियम को हम स्टैंडर्ड मानते हैं। तो वो सारे मिनरल्स वगैरह बोन से धीरे धीरे डिप्लीट होने लगते हैं। वो वेक बॉडी पेन के फॉर्म में नजर आते हैं। आपका क्रॉनिक, जैसे आप सुबह सो उठेंगे यू फील बेटर, बट जैसे जैसे डे पास होगा, सेकेंड हाफ आएगा, आप काम कर रहे हैं, सुबह उठे फ्रेश फील कर रहे हैं, लेकिन धीरे 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 आपको फटीग हो रहा है। ये क्या है? ये ऑस्टियोपोरोसिस या पोस्ट मीनोपॉजल या पेरीमीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के फीचर्स होते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस डजंट मीन कि वो केवल बोन्स को अफेक्ट करती है, इट्स होल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इट्स अ सिस्टमिक डिजीज। इसमें मसल्स में वीकनेस आएगी, क्योंकि सारे मसल्स के मूवमेंट, सब चीज़ों के मूवमेंट कहीं न कहीं आयन से जुड़े होते हैं। तो वो सब कुछ न कुछ सर्टेन लेवल पे काम करते हैं, जिसकी वजह से वेग से सिम्टम आते हैं। और पेरीमीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस या पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के लिए सिंपल ये है कि सर्टेन टाइम्स, जैसे कि अर्ली एज में मीनोपॉज हो जाता है तो उसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। जैसे आपकी एज 40 साल में मीनोपॉज हो गया,
तो हम उस समय हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना चाहेंगे। आपकी एज 50 साल है तो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं देंगे। अच्छा। हम आपको रूटीन देंगे, अच्छा। क्योंकि हमें नॉर्मलसी की तरफ जाना ना। अब उस हार्मोन की जरूरत वैसे भी कम हो गई है। नहीं नहीं, वो तो रूटीन में भी चला जाता। वो तो बॉडी की जो देखिए, हम बायोलॉजी को मैनेज करते हैं। जैसा बायोलॉजी ने हमें बनाया, हम उसकी तरफ पूरी चीज बायोमैकेनिक्स को ले जाते हैं, बायोकेमिकल को उसी तरह से रखते हैं, तभी मरीज ठीक होता है। अगर हम उसको चाहेंगे कि हम उससे डेविएट करें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। यानी 40 साल में आपको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जरूरत है, इसलिए एचआरटी दे रहे हैं। देना चाहिए। 50 में नहीं है। हाँ, ये ग्रॉस रीजन मोटे तौर पे। अदरवाइज कुछ कंट्राइंडिकेटेड किसी पेशेंट में होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, वो इंडिविजुअल पेशेंट के अकॉर्डिंग। बट ग्रॉसली यही है कि अगर किसी को मेनोपॉज 35-40 साल पे हो गया है तो उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे करके अप टू नॉर्मल मेनोपॉज तक 45-48 तक रखना चाहिए। और उसके बाद उसको टेपर डाउन करके हमें नॉर्मल ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट, विच इज एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, सनलाइट एक्सपोजर, ओपन एयर, दूध या दूध से बनी हुई चीजें, कैल्शियम के सोर्सेस, नेचुरल सोर्सेस, देन टैबलेट्स। अच्छा, देन टैबलेट्स। मैं आपसे पूछने वाली थी। एक विटामिन डी लेना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम घर में एयर कंडीशन, गाड़ी में एयर कंडीशन, ऑफिस में एयर कंडीशन, हर जगह एयर कंडीशन। और अब तो भगवान की दुआ से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में भी ठीक ठाक फैसिलिटी हो गई है। तो ये विटामिन डी काफ़ी कम होता है। और दिल्ली जहाँ पे मेट्रोज रहते हैं वहाँ पे सनलाइट एक्सपोजर, आपके घर कौन सा खरीदा उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो सनलाइट एक्सपोजर भी नहीं होता, तो आपको विटामिन डी मेरे ख्याल से रेगुलर लेना चाहिए। मेरा ये तरीका है कि मैं वीकली देता हूँ 15-20 वीक्स तक। उसके बाद हर 15 दिन पे खाते रहिए, टिल द टाइम यू आर नॉट कमिंग टू मी। ओके, कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं। मेनोपॉज के बाद जैसे आपने कहा हड्डियां कमजोर हो ही जाती हैं, तो क्या हर महिला को नेसेसरीली दवा लेनी ही पड़ेगी हर महिला की मजबूती के लिए? हर महिला को मेनोपॉज के बाद नेसेसरी तौर पे एक्टिव रहना पड़ेगा, कैल्शियम रिच डाइट लेनी पड़ेगी, विटामिन डी लेना पड़ेगा। अगर सिम्टोमेटिक है, तकलीफ है, तो उसको कैल्शियम अलॉन्ग विद विटामिन के और विटामिन B12 लेना चाहिए। ओके। अगर पहले से कोई महिला ले रही है इस तरह के मल्टीविटामिन या जैसे आपने कहा कैल्शियम, B12, तो क्या ये इंश्योर हो सकता है कि उसको कंपैरेटिवली कम परेशानी होगी मेनोपॉज के दौरान, या ऐसा कोई रिलेशन? ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब आप फिट होते हैं तो आपकी बॉडी का एब्जॉर्प्शन नॉर्मल फूड के थ्रू, जो आप रिच हेल्दी डाइट खा रहे हैं, नॉर्मल बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो किसी भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। नहीं। मल्टीविटामिन का इतना बड़ा बाजार चल रहा है डॉक्टर साहब। वो अलग की बात है, बाजार चल रहा है। अगर आप रिच बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपको किसी भी तरह के एडिशनल सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज सबसे ज्यादा फिट आदमी आज हमारे गांव में है, मतलब जिस एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, जो मल्टीविटामिन तो नहीं लेता। तो नेचुरल बैलेंस डाइट, वेज नॉन वेज उसकी चॉइस हो सकती है। वेज की बात करें तो दाल भात रोटी सब्जी दही, ये अगर है आपके खाने में रोज, तो आपको किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं। वेजिटेरियंस की हड्डियां कमजोर होती हैं क्या? रॉन्ग। क्योंकि इसका मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर हाथी वेजिटेरियन, और दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हेल वेजिटेरियन। तो ये कहना दोनों नॉनवेज नहीं खाते। ओके। 35-40 साल की उम्र की महिलाओं की हम बात कर रहे हैं जो मेनोपॉज से गुजर रही हैं, और उनको कोई प्रॉब्लम आई तो उसके लिए क्या ये करना है कि बाद में उन्हें दवा लेने की ज़रूरत पड़ेगी, फिजिकल एक्टिविटी, अच्छे लाइफस्टाइल की ज़रूरत पड़ेगी। उस दौरान या उससे पहले क्या कोई तरीका है कि अपनी हड्डियों की मजबूती को नाप लिया जाए? कोई टेस्ट हो जो ये बताए कितना कैल्शियम है, क्या कम हो रहा है, ऐसा कोई तरीका है? अगर आप फिट हैं तो आपको कोई भी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है टिल द टाइम यू आर नॉट क्रॉसिंग 45। अच्छा। और अगर आपको 45 के बाद डाउट है, आपको सिम्टम्स हैं, तो आप डॉक्टर को विजिट करिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बोन डेंसिटी टेस्ट होता है, वो करा के देख सकता है कि आपकी हड्डियों में कैल्शियम कितना। पर यूजुअली उसमें ऑस्टियोपीनिया आता है, और अगर ज़्यादा खराब होती तो ऑस्टियोपोरोसिस आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। और ऑस्टियोपीनिया इज नॉर्मल फाइंडिंग आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स। उसको आप ये मत समझिए कि 50, 60, 70 ईयर के हैं और आपको ऑस्टियोपीनिया नहीं आएगा। ये
मतलब इट्स अननेचुरल, ये एजिंग ऑफ बोन एजिंग ऑफ बोन है। तो आप उसको करने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है, कुछ मेडिसिन आती हैं जो बोन को हार्डन करती हैं, और वो जो हमारी बोन्स जो वुड की तरह होती हैं, लाइफ जिसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसको खा करके लॉन्ग टर्म के यूज़ से और अनसुपरवाइज यूज़ से कभी कभी वो स्टिफ हो जाती हैं चीनी मिट्टी के जैसे। तो ये फ़र्क होता है, फिर वो सीधे टूटेंगी, फिर वो सीधे टूटेंगे, कि चीनी मिट्टी का बर्तन तो सीधे जी हाँ। टूटता तो है। उसीलिए जो लॉन्ग टर्म जिसको वो ट्रीटमेंट दिया जाता है कभी कभी और अनसुपरवाइज ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उनको सबट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर, एटिपिकल फ्रैक्चर आइडेंटिफाइड है, और अनफॉर्चुनेटली उसका यूनियन बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, वट एवर मेडिसिन यू आर टेकिंग, इफ इट इज़ मेडिसिन, इट शुड बी सुपरवाइज बाय योर डॉक्टर। ऐसे मतलब बाजार से हड्डी मजबूत करने वाली दवा के नाम पर कुछ नहीं खाना जी है। नहीं, वो नुकसान करेगा, वो नुकसान कर सकता है, अगर वो है जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, बाकी पता नहीं। कमर दर्द की हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि फिजिकली एक्टिव जो महिलाएं हैं उनको कमर दर्द कंपैरेटिवली कम होता है। एक नोशन ये भी है कि फिजिकल एक्टिविटी दर्द को बढ़ा देती है। ज़्यादा अगर आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत चल रहे हैं, बहुत हैवी आपका शेड्यूल है, तो आपको दर्द हो जाएगा। रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। नो, कितनी भी फिजिकल एक्टिविटी इंसान कर सकता है। मैं रोज एक रूटीन लाइफ फॉलो करता हूँ, आप रोज एक रूटीन लाइफ फॉलो करती हैं, ये भी काम है। एक सुबह रिक्शे वाला भी वो रूटीन लाइफ फॉलो करता है, वो काम है। मैं अगर रिक्शा कल चलाऊंगा तो कल मेरे कमर में दर्द होगा, लेकिन वही रिक्शा मैं रोज चलाऊं 3 से 6 हफ्ते तक, तो मेरे कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो बॉडी एडॉप्ट्स अकॉर्डिंग टू द नीड। जी। तो ये कहना कि काम ज़्यादा करने से आपको तकलीफ ज़्यादा होती है, मैं इससे एग्री नहीं करता। इसका है कि आप अलग अलग क्लास देख लीजिए, लेबर देख लीजिए, बढ़ई देख लीजिए, फिजिकल वर्क करने वाले देख लीजिए, अगर इस हिसाब से चले तो सब हॉस्पिटल में ही रहें, तो ये गलत है। काम करने से कभी भी कोई दर्द नहीं आता है। तो जो लोग बहाना लगाते हैं कि अगर हम काम करेंगे, ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमें दर्द हो सकता है, उनके लिए ये टिप बहुत काम की है। अब कमर दर्द पर लौटते हैं। महिलाओं, आपने कहा जो ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी लिमिट क्या है, और वो लिमिट, मैं रोज 15 किलो से वेट लिफ्ट करता हूँ जी, और कल मैं उसको 70 किलो से कर लूँ तो दर्द होगा। इसको मैं नहीं ये तो प्रॉब्लम है। ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो जिम में ट्रेनर है या जो भी आपका एक्सरसाइज का ट्रेनर, वो तो आपको पुश करता है, उसको लगता है आप अपनी लिमिट पे काम नहीं कर रहे हैं। ग्रेजुअल होना चाहिए, 15 से 20 पर आना चाहिए। हाँ, मतलब 15 से 20, 20 से 25, 25 से 50, ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए। हम 15 कर रहे हैं, कल 70 दे दोगे तो ऑब्वियसली परसों मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आपके पास मरीज बनकर वो व्यक्ति आएगा। महिलाओं का जब कमर दर्द होता है डॉक्टर साहब, तो हम देखते हैं उनके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। मालिश करवाना एक विकल्प है, जो सिकाई की बॉटल्स होती हैं दूसरा विकल्प है, आम भाषा में जिसे कहते हैं। तीसरा विकल्प होता है फिजियोथेरेपी कराना। चौथा मैस्योर, कुछ पॉइंट्स को दबाते हैं, वो भी एक विकल्प है। पांचवा होता है सबसे आसान कि पेन किलर ली और कमर दर्द से छुटकारा पा लिया। क्या करना चाहिए जब कोई ओकेजनल ऐसे आता जाता कमर दर्द है और जो महिलाओं को परेशान कर रहा है? अगर पेन पहली बार आया और बहुत एक्यूट आया, बहुत सीवियर आया, यू टेक रेस्ट, टेक पेन किलर, रेस्ट फॉर 2 days, visit your doctor. If it is not improving within 2 days, you will be fine. 2 दिन के अंदर अगर आपको राहत नहीं मिलती है तो आपको डॉक्टर को, और वो भी पेन वो बता रहा हूँ कि आपको कमर में दर्द हुआ, आप कोई सामान उठाने झुके, अचानक दर्द आ गया, आप ज़्यादातर यही होता है, मैं बेड को धक्का दे रही थी, कमर में दर्द आ गया। ये जो एक्टिविटी इंड्यूस्ड एक्यूट सीवियर पेन होते हैं, मेनली कन्फाइंड टू द बैक, तो उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट इज रेस्ट रेस्ट रेस्ट। अच्छा, रेस्ट दें, आइस पैक से सिकाई करें, पेन के लिए मेडिसिन लें, और 3 दिन बाद जब आप 70-80% ठीक हो जाएं, तब आप चाहें तो किसी डॉक्टर को विजिट कर लें। जी, आपने आइस पैक की सिकाई की बात की तो इससे याद आया, ये भी एक कन्फ्यूजन है, गर्म सिकाई या ठंडी सिकाई, क्या करना है? क्रॉनिक पेन गर्म सिकाई, एक्यूट पेन ठंडी सिकाई, सिंपल, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको अगर क्रॉनिक बैक पेन है तो आप गर्म सिकाई करिए, आपको एक्यूट बैक पेन आ गया तो ठंडी सिकाई करिए। क्रॉनिक पेन मतलब कितने पुराने पेन को हम क्रॉनिक मान लेंगे? देखिए, अगर मेरे को आज अभी दर्द हुआ है
इसके पहले नहीं था तो मैं ठंडी सिकाई लूंगा जी 5-6 दिन बाद मैं गर्म से सिकाई लूंगा अगर वो परसिस्ट कर रहा है। अच्छा, क्योंकि वो अब सेटल कर गया वो है settle। तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। फिजियोथेरेपी का कोई रोल है कमर दर्द में आराम के लिए? फिजियोथेरेपी का मेन रोल है प्रिवेंशन ऑफ बैक पेन में। फिजियोथेरेपी का मेन रोल है क्रॉनिक बैक पेन में। मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक्यूट बैक पेन में फिजियोथेरेपी का कोई रोल नहीं है। और उसमें कुछ फिजिकल थेरेपी कुछ लोग करते हैं, आइस पैक्स लगाना, अगर फिजियोथेरेपिस्ट लगा रहा हूँ उसको फिजिकल थेरेपी कहते हैं। उस समय आईएफटी या कुछ लगाना, कुछ एक्यूप्रेशर जैसे कुछ लोग करते हैं, ये सब फिजिकल थेरेपी में आता है। फिजियोथेरेपी मीन्स एक्सरसाइज से कंट्रोल करना, नो, जरूरत नहीं है। एक्यूट पेन में नो, क्रॉनिक पेन में पड़ सकता है। क्रॉनिक पेन में यस, प्रिवेंशन ऑफ बैक पेन में यस। प्रिवेंशन ऑफ बैक पेन में भी फिजियोथेरेपी की जा सकती है? मतलब आप सीखोगे, जैसे कि अब जैसे मेरे पास कोई एक्यूट बैक पेन का पेशेंट आया, यूजुअली पहले तो ये समझिए कि बैक पेन कोई हुआ नहीं है। एक फिट फिजिकली एक्टिव आदमी की लाइफ में 1.5 से 2 साल में एक बार अगर बैक पेन आ रहा है तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज अ पार्ट ऑफ रूटीन लाइफ, हर आदमी को होता है। अच्छा। अब अगर यही बैक पेन रेगुलर आने लगे जी, या 3 महीने पाया, फिर 3 महीने पाया, फिर 3 महीने पाया, या मैं जब भी जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, शाम को आता हूँ, थक जाता हूँ तो बैक पेन हो जाता है। मैं ड्राइव करता हूँ तो मुझे बैक पेन हो जाता है। मैं कोई भी एक्टिविटी करता हूँ तो बैक पेन हो जाता है। ये रूटीन डेली वाली बात हो रही है ना जी। इसमें फिजियोथेरेपी का रोल 100% इसमें है। हाँ जी। ओके, जब रूटीन में ही कमर दर्द आपके जीवन का हिस्सा हो गया। और फिजियोथेरेपी का काम क्या होता है, वो आपकी सेट मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अच्छा। जैसे हम बाइसेप्स करें डंबल से, दंड लगाएं शोल्डर पेक्टोरलिस के लिए, वैसे ही बैक पेन की मसल्स की एक्सरसाइज करके उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है इस फिजियोथेरेपी। तो वो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट आपको सुपरवाइज करता है, वो आपसे एक्सरसाइज कराता है। बहुत वीक होती है तो उसमें टेंस लगाता है, आईएफटी लगाता है, मसल स्टिमुलेट करता है जो बहुत वीक होते हैं। जो हमारे आप कैसे फिट होते हैं तो उनमें वो केवल सेट ऑफ एक्सरसाइज बताता है, सुपरवाइज करता है, कराता है, और जब आप खुद करने लगते हैं तो फिजियोथेरेपी की जरूरत है। आपने कहा साल भर में ओकेजनल कमर दर्द हर किसी को आ जा सकता है। अब एक सवाल ये है, लोगों को लगता है ओकेजनल है तो पेन किलर लेके उसका इलाज किया जा सकता है। फिर पेन किलर को लेकर सवाल है कि बार बार नहीं लेनी चाहिए, तो क्या रूल ऑफ थंब होना चाहिए पेन किलर्स लेने को लेकर? अगर आपके मतलब किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक नॉर्मल आदमी 7 से 10 दिन तक पेन के लिए मेडिसिन ले सकता है, अगर उसको शुरू के 2-3 दिन में फायदा हुआ है तो। शुरू के 2 दिन में फायदा हो गया तो फिर तो लेगा भी नहीं आगे। नहीं, मतलब क्रॉनिक की बात कर रहा हूँ ना। आपने अच्छा। मेरे से एक्सटेंडेड। अच्छा, 7 से 10 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं प्रॉब्लम है। देखो, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। ये जब हम लोग पब्लिक प्रोग्राम करते हैं तो हम एक्सेप्शंस पे बात नहीं करते हैं। ग्रॉसली 90% प्रॉब्लम नहीं। ठीक नहीं है। आपको कंफर्टेबल हो जाए, आपको बना हुआ है, आप डॉक्टर को दिखाएं। बट एक्यूट फेज में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अचानक प्रॉब्लम हुई तो आपको, अगर डॉक्टर नहीं तो हाय तौबा मचे। अगर बेड रेस्ट करें, एक्यूट सीवियर पेन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्यूट सीवियर बैक पेन, बेड रेस्ट, आइस एंड पेन किलर 3-4 डेज लीजिए। अगर आप 70% ठीक हो गए और ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहे हैं, उसके बाद आप डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपको एडवाइस करेगी क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। ये जो यहाँ वहाँ दर्द होते हैं, लंबे समय तक चल रहे हैं, कंधे में है, कमर में है, इसके लिए आमतौर पर लोगों को यही पता है दवा लेनी है, मालिश करवानी है, फिजियोथेरेपी लेनी है या सिकाई करनी है। क्या इसके लिए इंजेक्शंस भी अवेलेबल होते हैं? हाँ, जैसे कि पहली चीज़ ये जो बैक पेन, इधर उधर पेन, नेक पेन, मोस्ट ऑफ द, अगर हम कहें कि 100 पेशेंट मेरी ओपीडी में आया तो उसमें 60-70 पेशेंट फीमेल्स होती हैं। अच्छा। मैं ग्रॉसली बता रहा हूँ, जो वेक पेन की बात आपने की, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ भी दर्द है, कमर में भी दर्द है, शोल्डर में भी दर्द है, पीठ में भी दर्द है, सब ठीक। उसमें हमें ये देखना होता है कि वो जो पेन का इनिशिएशन क्या ग्रॉसली पूरे एरिया पे है, तो वो दूसरा प्रॉब्लम है। आपने पूछा इंजेक्शन लगाया जाता है, कभी कभी ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, ये बॉडी में मसल के ऊपर एक फेशिया होती है, कभी कभी फेशिया में ट्रिगर पॉइंट होते हैं,
कभी कभी मसल में वो ट्रिगर पॉइंट होते हैं। यूजुअली पेशेंट बताता है यहीं से दर्द शुरू होकर के पूरे हाथ में जा रहा है, यहीं से दर्द शुरू होकर के सर तक जा रहा है। मतलब वो एक पिन पॉइंट बताता है कि इस पॉइंट से शुरू होता है और पूरे पीठ में फैल जाता है या हाफ ऑफ पीठ में फैल जाता है। वो पॉइंट आइडेंटिफाई करता है। अगर वो पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहा है, 3-4 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उस ट्रिगर पॉइंट पे अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं, वो भी लोकल स्टेरॉइड का होता है, उसको लगाते हैं तो मेरे 90% to 100% पेशेंट ठीक हो जाते हैं इंजेक्शन से। फिर उसके बाद कुछ करने की जरूरत सिर्फ ट्रिगर पॉइंट का। जी। दूसरे तरह के कुछ इंजेक्शन आजकल आए हैं, एक डिस्टल सोडियम चैनल ब्लॉकेट जिसको हम लोग DSC भी बोलते हैं। वो इंजेक्शन जैसे आपने पहले देखा, जानते ही हैं कि एक्यूप्रेशर में सर्टेन जगह वो निडल डाल देते हैं और पेशेंट को पेन में रिलीफ आ जाता है या किसी को पेन में रिलीफ आ जाता है। इस पे कुछ इंडिया में ही स्टडी हुई है फॉर्चुनेटली, और इंडिया के ही डॉक्टर हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा। और उन्होंने ही एक बनाया है, कुछ पॉइंट्स होते हैं अलग अलग पेन के लिए। अगर उस पॉइंट पे एक कॉकटेल बनाते हैं हम लोग मेडिसिन का, जिसमें 4-5 इंजेक्शन को मिक्स करते हैं, उस कॉकटेल का 1 और 2 ml उस पॉइंट पे लगा देते हैं, तो उससे वो लिम्ब के पेन, चेस्ट के पेन, जैसे शियाटिक पेन है या न्यूरोजेनिक पेन है, पेशेंट सर्जरी नहीं करा रहा है या किसी वजह से पेशेंट अनफिट है सर्जरी में, तो DSCB डिस्टल सोडियम चैनल ब्लॉकेट के उन पॉइंट पे इंजेक्शन देने से 60-70% पेशेंट मेरे ठीक हो गए, बेहतर हो गए हैं। अब जब तक देखिए कॉज तो नहीं ठीक होगा ना, अगर कोई कॉज आइडेंटिफाइड है तो वो नहीं ठीक होगा। हम इससे केवल पेन मैनेज करते हैं, मीनवाइल अपने आप हो सकता है कॉज ठीक हो जाए। अब ये ऐसी क्या चीज होती है जो डिस्क डिजीज होती है, जो डिस्क होती है, अगर हम डिस्क का ट्रीटमेंट ना करें, कुछ भी ना करें और पेन बर्दाश्त कर सके, तो 95% डिस्क अपने आप 1.5 से 2 साल में डाई डाउन कर जाती है। अच्छा, ओके, ठीक। तो केवल 3-4% पेशेंट को डिस्क की जरूरत पड़ती है सर्जरी के। मैं इसमें सर्जरी, देयर आर सर्टेन इंडिकेशन, अगर न्यूरोजेनिक वीकनेस आ गई है, कमजोरी आ गई है, यूरिन ब्लॉक हो गया है, अनबेरेबल सीवियर पेन है जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये 3-4 इंडिकेशन होते हैं डिस्क में सर्जरी के। तो कमर दर्द में भी सर्जरी फिर जरूरत पड़ती है? डिपेंड करता है कॉज क्या है ना। कमर दर्द इज नॉट अ डायग्नोसिस, कमर दर्द इज अ सिम्टम, राइट। तो उसके कॉज क्या है उसके अकॉर्डिंग होता है। पर ग्रॉसली ऑल ओवर द ग्लोब लो बैक पेन का 90% ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव है, यानी मेडिसिन, या अगर 3% और ऐड कर दें तो 93% लोग मेडिसिन इंजेक्शन के कंबाइंड ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। ओनली लेस देन 10% पेशेंट्स को सर्जरी की जरूरत होती है। जैसे आपने कहा कुछ इंजेक्शंस आते हैं, एक का आपने जिक्र किया एक कॉकटेल इंजेक्शन है, दोबारा भी लगाना पड़ सकता है? एक बार लगा के समस्या, उसमें डोजिंग सिस्टम है। अगर मान लीजिए हम DSC भी लगा रहे हैं, जो ट्रिगर पॉइंट है यूजुअली एक इंजेक्शन से ठीक हो जाता है। कुछ और इंजेक्शन के पॉइंट्स होते हैं जो, चूंकि पेन की बात हो रही है, जैसे टेनिस एल्बो किसी को हुआ है, 3-4 मंथ से ज्यादा है, मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा, फिजियोथेरेपी ले ली, अल्ट्रासोनिक सब कर ली, नहीं ठीक हो रहा, हम इंजेक्शन देते हैं, 90% लोग ठीक हो जाते हैं। मीडियल इपिकोंडाइलाइटिस, ठीक इसी तरीके से हील पेन, एक होता है हील पेन भी, और 2 तरह का होता है, एक हील के नीचे पेन, एक हील के पीछे पेन। तो उसमें भी अगर 3-4 मंथ से ज्यादा हो गया तो हम उसमें इंजेक्शन देते हैं, ठीक हो जाता है। तो जहां पर, इसको यूं समझिए कि वो पॉइंट जहां पर टेंडन बोन पे अटैच है, अगर वहां पे दिक्कत होती है तो बिकॉज टेंडन में ब्लड सप्लाई नहीं होती है और बोन की ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो हम जो दवा खाते हैं इन्फ्लेमेशन की, वो दवा वहां तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि वहां पे ब्लड ही नहीं पहुंच रहा, तो मेडिसिन काम कैसे करेगी। तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम उसी पॉइंट पे इंजेक्शन दे देते हैं लोकल स्टेरॉइड का, जो लोकली एक्ट करता है और सारे इन्फ्लेमेशन को एक इंजेक्शन खत्म कर देता है। तो जुडिशियस यूज ऑफ इंजेक्शन इज एक्सीलेंट, judicious use of injection is excellent, but it should not be demanded, it should be given by doctor। यानी डॉक्टर को ये तय करना चाहिए कि किस केस में इंजेक्शन। हाँ, ये नहीं कि मरीज आके बोले कि डॉक्टर साहब, बहुत सारे आते हैं, डॉक्टर साहब उन्होंने बताया कि आप तो इंजेक्शन से ठीक कर देते हो। तो देयर आर सर्टेन स्टेजेस ऑफ डिजीज। जी। अब घुटने की ऑस्टियोआर्थराइटिस है किसी को, अब उसका जॉइंट स्पेस मेंटेन है,
तो उसमें लुब्रिकेंट का इंजेक्शन दे दिया, वो ठीक हो गया, अच्छा हो गया। तो हम्म। उसने जाके 2 को बताया, तो बोले कि जिसको सर्जरी बताई गई है, तो वो चले आते हैं, कहते डॉक्टर साहब वो बता रहे थे, आप तो बिना सर्जरी के ठीक कर देते। तो ये नहीं है, जी। जिसमें सर्जरी की जरूरत है उसमें सर्जरी होगी, जिसमें सर्जरी की जरूरत नहीं है उसमें मेडिसिन, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शन सब चलेगा। ये सब चलेगा, यानी सर्जरी ऐसा नहीं है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे तो सर्जरी ही होगी, उसे आखिरी विकल्प के तौर पर जब बहुत ज़रूरी हो तभी इस्तेमाल किया जाएगा, और जब ये सब दवाओं का या इंजेक्शन का रोल ना हो तब फिर सर्जरी बताई जाएगी। कमर दर्द की हम महिलाओं से जुड़े हुए मामलों की बात कर रहे हैं, क्या डिलीवरी के बाद कमर दर्द होगा ही होगा? कई महिलाएं शिकायत करती हैं कि डिलीवरी के बाद हमें बैक पेन रहने लगा और वो अभी तक है। ऐसा होता है, अच्छा, बट बहुत अनकॉमन है। अनकॉमन। हाँ, क्योंकि लगभग सभी महिला डिलीवरी करती हैं, जी। और पर सभी को वो बैक पेन तो नहीं होता, तो इसलिए मैंने कहा अनकॉमन है, और उसका बड़ा क्लियर रीज़न है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ स्पेशली ये नेचुरल डिलीवरी के साथ होता है। अच्छा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेचुरल डिलीवरी नहीं करनी चाहिए, नेचुरल डिलीवरी ही करनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। सिजेरियन इज अ ऑप्शन, ये मेरा मानना है, एज ए डॉक्टर भी मेरा मानना है। ठीक, अब किसी को नेचुरल डिलीवरी हुई तो नेचुरल डिलीवरी में क्या होता है कि यूट्रस के मुंह को ओपन होना है, सर्विक्स को ओपन होना है, पेल्विस जो इतनी टाइट होती है उसको रिलैक्स करना है, तो बॉडी में एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। अच्छा। वो रिलैक्सिन हार्मोन लिगामेंट्स, मसल्स, यूट्रस, सर्विक्स सबको रिलैक्स करता है, जिससे बच्चा की बर्थ नॉर्मल और नेचुरल हो। भगवान बहुत बड़ा इंजीनियर है, तो रिलैक्सिन हार्मोन कभी कभी या बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा है, मतलब 4.5 kg प्लस है, उसका वेट अगर है और वो नॉर्मल नेचुरल डिलीवरी हो रही है, तो ऐसे में बॉडी को ज़्यादा रिलैक्सिंग जरूरत होती है, तो लिगामेंट ज़्यादा लूज हो जाते हैं, तो ऐसे में बैक पेन उन महिलाओं को हो सकता है। या हैवी वेट पास होने से, बेबी जब पास होता है तो सैक्रम भी 2 तरह के होते हैं। सैक्रम मतलब टेल बोन, कुछ लोगों की टेल बोन ऐसे होती है, कुछ लोगों की टेल बोन ऐसी होती है, ये एनाटॉमिकल चीज़ें होती हैं जी, भगवान की फैक्ट्री का डिफेक्ट है, या कहें कि उनकी मन मर्जी है। तो जिनकी ऐसे है और हैवी वेट का पेशेंट बच्चा डिलीवर हुआ, तो उनमें बैक पेन हो सकता है, बट दिस ऑल विल हील नेचुरली। टेम्परेरली आपको प्रॉब्लम कर सकता है। और एक मिथ और है कि बहुत सारे पेशेंट जिनमें बैक में स्पाइनल इंजेक्शन लगाया जाता है, तो कभी भी दर्द होता है तो उस इंजेक्शन को दोषी मानते हैं, हमें एपिड्यूरल इंजेक्शन दिया था तब से दर्द है। टिल डेट, अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, दैट इज नॉट ए कॉज ऑफ पेन। अच्छा, तो रीजन कुछ और होगा, कुछ और रीजन, और महिलाएं ऐसा मान लेती हैं। महिला पुरुष जो भी है, जिसको भी लगा वो स्पाइनल, तो कोई को भी हो सकता है। यूजुअली महिलाएं ही कंप्लेन करती हैं, तो स्पाइनल का इंजेक्शन इज नॉट कॉज ऑफ बैक पेन। महिलाएं अक्सर एक टर्म का नाम लेती हैं, आपने भी नाम लिया उसका, शियाटिका। ये शियाटिका का दर्द क्या होता है और इसे कैसे पहचान सकते हैं? कोई भी कमर दर्द जो पैरों को जा रहा हो, उसको सियाटिका बोलते हैं, एंड इट इज मेडिकल टर्मिनोलॉजी। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नर्व की वजह से है। ओह, अच्छा। कोई भी पेन जो कमर दर्द से शुरू होकर के पैरों की तरफ जाता है, उसको हम सियाटिका बोलते हैं या सियाटिक सिंड्रोम बोलते हैं। उसके कॉज कुछ भी हो सकते हैं, उसका कॉज मसल हो सकता है, उसका कॉज लिगामेंट हो सकता है, उसका कॉज नर्व हो सकता है, उसका कॉज डिस्क का प्रेशर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। कोई भी पेन जो कमर से लेकर रेडिएट करके पैरों तक जाता है, वो यूजुअली सभी लोग सियाटिका कहते हैं। जिसी तरीके से एक और पेन हमें बहुत पेन करता है कि मुझे सर्वाइकल हो गया। एनी नेक पेन इज सर्वाइकल और एनी बैक पेन इज सियाटिका, अनफॉर्चुनेटली। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। सियाटिका का दर्द जो है सिर्फ महिलाओं को होता है क्या? नहीं, पुरुषों और महिलाओं को दोनों को होता है। महिलाओं में रिलेटिवली ज़्यादा हो सकता है, जैसा कि जो बैक पेन उसमें ज़्यादा होता है, तो उसमें चांसेस ऑफ सियाटिक पेन भी ज़्यादा। इलाज क्या होता है सियाटिका का? कॉज आइडेंटिफाई द कॉज। मोटे तौर पर क्या कॉजेज होते हैं? मोटे तौर पे सियाटिक पेन जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, दैट इज डिस्क कंप्रेसिंग नर्व्स ऑन दैट साइड। ये राइट या लेफ्ट में हो सकता है, कभी कभी दोनों में। जब डिस्क निकल के पीछे बीच में आती है तो दोनों पैरों में दर्द जाता है, और टिपिकल होता है वो आपके कमर के पीछे से शुरू होता है और टांगों के नीचे से यहाँ तक जाता है। ठीक, और ये यूजुअली नी को क्रॉस करता है। या कभी कभी क्या होता है
कि इवॉल्विंग फेज में होता है, यानी अर्ली थोड़ा सा दबा तो वो यहीं तक आया, 4 दिन बाद वो यहाँ तक पहुंच गया। तो डिस्क इज प्राइम कॉज ऑफ शियाटिक पेन, और वो किसी भी वजह से ट्रिगर हो सकता है। वो किसी भी वजह से ट्रिगर हो सकता है। क्या वो एक खास उम्र के बाद ही देखने को मिलता है? किसी भी उम्र में हो सकता है। किसी भी उम्र में हो सकता है। तो हाँ, विद द एज चांसेस बढ़ते हैं। कॉज के हिसाब से इलाज उस पर डिपेंड करेगा या आम तौर पर दवाएं देकर उसको ठीक किया जाता है? शियाटिका का इलाज मल्टीपल हो सकता है क्योंकि कॉज मल्टीपल है। शियाटिक पेन यानी शियाटिक नर्व अगर प्रेस हो रही है, यानी कोई भी कमर में नस दब रही है जो पैरों को सप्लाई करती है, दैट इज L3, L4, L5, S1, S2, ये 5 टांगों को सप्लाई करती हैं। तो उसमें अगर किसी भी वजह से कंप्रेशन होगा तो वो पेन पूरी टांग में जाएगा। कॉमनेस्ट इज डिस्क, सेकेंड कॉमनेस्ट इज एनी ट्यूमर, थर्ड कॉमनेस्ट इज रबिंग। कभी कभी कहते हैं ना कि हम पर्स नीचे रख लेते हैं, हाथ ढूंढ बैठते हैं, तो क्या होता है, पर्स रखने से टांग में दर्द क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे शियाटिक नर्व प्रेस होने लगती है। पर्स रखने से क्या होता है? यूजुअली बहुत सारे लोग इतने मोटे मोटे पर्स अपनी एक पॉकेट में रखते हैं और वो हार्ड सरफेस पे बैठेंगे तो वो प्रेस करता है अनड्यूली, वहीं से शियाटिक नर्व पास होती है, जो मेल्स के साथ कॉमन। हाँ, जो मेल्स के साथ कॉमन होता है और पूरी टांग में जाता है। इसका इलाज भी दवाओं से हो सकता है या सर्जरी करनी पड़ेगी? मैंने बोला 90% दवाओं से ठीक हो जाएंगे। दवाओं से ठीक हो जाता है। इस पॉडकास्ट में मुझे ऐसा लगा कि आप आधे टाइम ये बता रहे हैं कि महिलाएं जो है कभी कभी अनड्यू शिकायत करती हैं कि पेन हो रहा है, होता नहीं है। ये बात सच है क्या? मैं ये नहीं, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे डेटा कहते हैं। अनड्यू नहीं कहते हैं, मैं उसको अनड्यू नहीं कहूँगा। वो महिला को कमज़ोर नहीं, बट उसकी उस ऐसे रोल में है ना कि उसको अनड्यू प्रेशर्स हो सकते हैं, परेशान हो सकती है, घर में दिक्कत हो सकती है, वेक सिम्टम हो सकते हैं, हार्मोन का इम्बैलेंस हो सकता है, मेनोपॉज हो सकता है। ये सारे मेल्स को नहीं मिलते हैं अनफॉर्चुनेटली। सही बात है। और इसीलिए महिलाओं को अपने पेन्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका नंबर घर में आखिरी में आता है। अगर कोई पेन है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। अगर वो सिर्फ बिना वजह की शिकायत या चिड़चिड़ेपन की वजह से होगा तो भी हो सकता है कहीं हार्मोन कोई रोल प्ले कर रहे हों। दवाओं से लेकर सर्जरी तक हर तरह का इलाज मौजूद है, इंजेक्शंस मौजूद हैं, फिजियोथेरेपी मौजूद है। इसलिए कमर दर्द को ये सोचकर सहना कि ये अब एजिंग का हिस्सा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। महिलाओं के कमर दर्द को राहत देने वाले इस पॉडकास्ट के साथ ही हम आपसे ये भी कहेंगे कि फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स के ज़रिए आप तक उनका जवाब भी पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू।